अहमद साहब, ये जो पॉइंट्स 5-6 बड़े बुनियादी थे, जिसमें यूरेनियम के मामले पे ज़ाहिर 21 सेटिंग्स भी हो जाएं, 21 घंटे तो बहुत ही कम थे, वो 21 सेटिंग्स में भी शायद वो मामला नहीं तय हो सकता। लेकिन जो कम इंटेंसिटी वाले पॉइंट्स थे, लेबनान में जंग बंदी वाला मामला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक्टिव करने वाला, उसको प्रॉपर ओपन अप करने वाला मामला, तो इन पर आपका लगता है कि ज़्यादा इस वक्त जोर देना चाहिए, चूँकि यहाँ जहाँ से पॉजिटिव कोई राह खुल सकती है उन मामलात को पहले डिस्कस करके और पॉजिटिवली मामलात को आगे बढ़ाया जाए, ना कि उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए जो कि फिर मुस्तकिल एक डेडलॉक की कैफियत को बरकरार रखेंगे? देखिए, इस वक्त जो जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इंतहाई सेंसिटिव हुए हैं और दौरान मुज़ाकरात भी वो स्टेटमेंट्स देते रहे हैं। कल वो अपने आप को दिखा रहे थे कि कोई वो रेसलिंग देख रहे थे जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, अपने आप को एक किस्म को दिखा रहे थे कि डैम केयर अबाउट इट, वो जिस तरह उनकी पर्सनैलिटी है। बट अगर वो किसी चीज पे अगर फोकस थे तो वो अपना हरमुज का खोलना था। हरमुज का खोलना इसलिए जरूरी हो चुका है, जो जंग से पहले खुला हुआ था अब बंद हो जाना, ये तो एक बड़ा फिजिकल, ये टेंजिबल काइंड ऑफ इंडिकेटर है कि यूएस ने पूरी दुनिया को एट स्टेक पे डाल दी है, और स्पेशली इकोनॉमिकली भी, और रिसेशन का बिल्कुल इस वक्त आमद आमद है अगर अपना हरमुज नहीं खुलती है। लेकिन एट द सेम टाइम मॉरली और डिप्लोमेटिकली अपने कार्ड्स को अच्छा खेला ईरान ने, और उसने कहा कि जो हम डायरेक्ट थ्रेट नहीं देते, हम उनके लिए अपना एयरफोर्स खोले रखेंगे। तो लिहाजा यूएस को तो वैसे ही डेलीगेट कर दिया। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप मजीद इस खफा है कि नाटो ने भी साथ नहीं दिया, यूरोपियन यूनियन ने साथ नहीं दिया, और उससे बढ़ के ये कि जो क्वाड उन्होंने बनाया था जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अपना, उसने भी कोई खातर खा पोजीशन नहीं ली है। इसके साथ साथ जैसे इसराइल चाह रहा था, या फॉर दैट मैटर अमेरिकन चाह रहे थे कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक वो ईरान के खिलाफ यूएस को ज्वाइन करें, वो भी ना हुआ। तो लिहाजा इन डायलॉग के अंदर अब जब ईरानियन पोजीशन आएगी तो उसमें बड़े वाज़ेह तौर पर पता चलेगा कि बिसाइड्स दिस न्यूक्लियर थिंग, जिसमें कि जेसीपीओ में तो फ्रेमवर्क दिया हुआ था कि शायद 15 इयर्स का था, ये 20 इयर्स का टाइम फ्रेम था कि जिस तक वो जो है लीगली वो बाइंडिंग थी उनके ऊपर। इस वक्त अगर ओपन एंडेड छोड़ते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको जो है वो जेसीपीओ को खत्म किया था, तो ये तो खुद उन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी थी। अब ना वो उसके जेसीपीओ के तहत वो जो है किसी किस्म की बाइंडिंग में है, और ड्यूरिंग द वॉर जो है ईरान ने थ्रेट भी दिया कि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है एनपीटी, जो कि रोकता है किसी भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनने से, उसकी मेंबरशिप से भी जो उसने साइन कर रखा वो निकल आएगा बाहर। तो न्यूक्लियर की तो बात कर दी जेडी वेंस ने। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो है वो डिसअपॉइंटेड नजर आए जेडी वेंस, लेकिन उन्होंने कोई बहुत डिसमिसिव लाइंस नहीं बोली हैं, या इस तरह की पोजीशन नहीं ली है कि जिससे लगे कि यूएस कह रहा है कि बस अब सिर्फ लड़ाई होगी मुस्तकबिल के अंदर। ये खुशाइन चीज है, जैसे हमारी दोस्त भी कह रही थी अभी। तो लिहाजा हमें ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, और जब इनकी चीजें ईरानियंस की जानिब से सामने बाहर आएंगी तो आई एम श्योर कि इस पर अपना हरमुज को खोलने के ऊपर बात वो लाजमी डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि अगर उनको कुछ कंसेशन मिलता है ईरानियंस को तो लाजमी इसके पीछे जाएंगे। इसके अलावा शायद वो जो ये कह रहे थे कि आप यहाँ से 13 जो आपके बेसिस हैं मशरिक़ वस्ता में, इनको पैकअप करें और यहाँ से निकलें, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी शायद वो कुछ थिनिंग आउट काइंड ऑफ चीज अरेंजमेंट करेंगे। थिनिंग आउट मीन्स कि जहाँ पहले अगर उनके 10 जहाज थे तो शायद वो 5 जहाज हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा डाइल्यूट कर देंगे नंबर ऑफ फोर्सेस के हिसाब से। तो क्या ये यूएस को एक्सेप्टेड होगा? मेरे ख्याल में ये वो ऐसी सेंसिटिव चीजें थी जिसपे कि ईरान और यूएस के दरमियान जो 180 डिग्री अपार्ट पोजीशंस हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त ईरान को अगर देखा जाए तो वो मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और खास करके मिलिटरीली जहां पे 42 डेज उसने सरवाइव किया है, वो हायर ग्राउंड्स के ऊपर है। वो दुनिया में जितने भी एनालिसिस के तरीके हैं, जो मेयार हैं, क्राइटेरियाज हैं, उसमें ईरान इस जंग में अब तक फतह का झंडा जो है उसकी तरफ टिल्टेड है और उसके पास है, जबकि अमेरिकन जो है रीगेन करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा जब ईरानियंस की कोई पोजीशन सामने आएगी तब बेहतर तौर पे जो है गिना जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है कि क्या ये डायलॉग आगे बढ़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि बढ़ेगा। और इसी सिलसिले में जो इसहाक डार साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी खासे होपफुल थे, और उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया बिसाइड्स ऑस्ट्रेलिया एंड पॉप जो है क्रिश्चियंस के, उन्होंने भी कि मजीद जंग की तरफ ना जाएं, एस्केलेट ना करें, और ये जो आपकी जंगबंदी है इसको मुस्तकिल जंगबंदी बनाई जाए। ठीक है,
ओके यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जायशा साहब, अब जब सारे पॉइंट्स हमारे एक तरफ होते नजर आ रहे हैं और जो यूरेनियम इनरिचमेंट की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि उसको बिल्कुल 0% पर ले आएँ, तो ये तो लॉ भी नहीं कहता। अगर कोई यूरेनियम की अफजूदगी चाहता है तो वो कम से कम 3 to 4% तो रख सकता है। सो ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर इस पर डेडलॉक बरकरार है तो फिर इसमें तो ज़ाहिर लचक तो अमेरिका को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाय लॉ अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो उनका जो मौक़िफ़ है वो तो बिल्कुल सही है। उनका जो स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जो उनका स्टैंड है, वो तो हमें बिल्कुल मौक़िफ़ उनका पॉजिटिव नज़र आ रहा है। जायशा साहब, जाहिर साहब तक शायद आवाज़ नहीं जा रही। एग्जैक्टली मिनाज साहब, आप ही इसी का जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि 0% पे अगर अब यूरेनियम को ले जाने की बात हो रही है और वो भी किसी किस्म की कोई बाउंड्री नहीं, कोई कैद नहीं होनी चाहिए, बस ये अनकाउंटेबल चीज़ें अब सामने आती जा रही हैं, तो इसको इस मामले पर फिर किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि जाहिर है अब फिर जो बॉल है वो तो अमेरिका के कोर्ट में आ चुकी है ना, क्योंकि उनको ही अब लचक दिखानी होगी। देखिए, आर्टिकल 2 और 3 इफ आई करेक्टली आई रिमेंबर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, उसमें नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को आर्टिकल 2 में कहा गया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं लेंगे, और आर्टिकल 3 में या 4 में कहा गया है कि हम आपको, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन जितनी इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन आपको उसके लिए आप जो है न्यूक्लियर की या दुनिया जो है आपको असिस्ट करेगी अगर आप नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा बनते हैं। तो ईरान एनपीटी का मेंबर होने के नाते उसका तमाम राइट है, लीगली, मॉरली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, कि वो यूरेनियम रखे या एनरिचमेंट करे पावर जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, या रिसर्च रिएक्टर के तौर पे उसका राइट है एज पर दी एनपीटी जो है वो रिजीम के तहत। अब उसका ये कहना कि बिल्कुल उसको जीरो कर दें या जितनी यूरेनियम है वो आईएईई के हवाले कर दें या अमेरिकन के हवाले कर दें या थर्ड किसी कंट्री के हवाले कर दें, तो ईरानियंस एक सॉवरन कंट्री है, पर्शियन एम्पायर रही हुई है, उनकी हेरिस्टिक्स अपने आप को एक ताकतवर जो है वो एम्पायर के तौर पर उनकी हेरिस्टिक्स हैं, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और जिसका उन्होंने मुजाहरा इस 42 डेज की वॉर के अंदर भी किया है। उन्होंने इतना नुकसान उठाए हैं, लेकिन जिस तरह को उन्होंने रिएक्ट किया है कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए, उसकी मिसाल माजी में तो एटलीस्ट नहीं मिलती है ईरान की जानिब से। तो इस वक्त ये कहना कि आप टोटली जीरो कर दें यूरेनियम को, ये लीगली भी वो ईरान को नहीं कह सकते, और ना ईरान इसको करेगा, और किसी भी किस्म की इस तरह की चीज एनपीटी इटसेल्फ को जो है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इटसेल्फ को डाइल्यूट करेगा, और फिर उसकी वक़्त जो है, जैसे यूनाइटेड नेशंस की वक़्त अब उस तरह से नहीं रही है जंगे रोकने के हिसाब से उस तनाजुर में, तो एनपीटी की भी नहीं रहेगी। तो आइंदा आने वाले दिनों में डीपीआरके यानी नॉर्थ कोरिया ने जैसे 2006 में सपोज उससे बाहर निकला था, इसी तरह ईरान ने थ्रेट किया, तो कल कोई और मुल्क खड़ा हो जाएगा कि जब मुझे जरूरत होगी तो आप नहीं देखें, तो कभी भी अपनी सिक्योरिटी जो है वो आउटसोर्स नहीं करेगा। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ईरान ने कभी ये नहीं कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा। ये एक ऐसा नैरेटिव है जो कि इसराइल का बनाया हुआ है, और माजी में इसी तनाज़ुर के ऊपर इसके ऊपर हमले भी हुए, या इराक के ऊपर जो आपने देखा था 2 मिनट्स और बगदाद जो है वो एक बुक भी इसके ऊपर लिखी गई, अस्फान के ऊपर अटैक हुआ, बुशेर के हुआ, नतान के अंदर हुआ। ये तमाम चीजें सेल्फ कंसीव्ड एक नैरेटिव है जो इजरायली है, कभी भी इतनी एनरिचमेंट नहीं है। और आईएईए ने तमाम इनकी जो एनरिचमेंट साइट्स हैं उसकी ऊपर कैमरास लगा रखे हैं, उसके ऊपर प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग होती है, उनके लोग आते हैं आईएईए के, वो इंस्पेक्शन करते हैं, वो भी इस बात के हामी हैं कि एनरिचमेंट वेपन्स के लिए नहीं कर रहे थे। तो लिहाजा अगर आप एक चीज को माने ही नहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी ना माने, और इसके बावजूद आप उस पर अटैक करें, और फिर ये जो पायलट के जो एज पर दी मीडिया, जिस तरह वेस्टर्न मीडिया भी और अल जजीरा भी कवर कर रहा था कि पायलट को रिकवर करने के लिए A-10 के आप कहें कि जो है वो आप C-130 वगैरह को भेजें, तो वो अब लगता भी है कि शायद वो यूरेनियम को उठाने के वास्ते आए थे, लेकिन उसकी कंफर्मेशन ऑफिशियली अभी मौजूद नहीं है। तो लिहाजा ये उनसे डिमांड करना ये ज्यादती होगी, और ये बाकी दुनिया के लिए भी एक रॉन्ग प्रेसिडेंट साबित हो सकती है। जी ठीक है, तो अब आप कोई सवाल करना चाह रही हैं अहमद साहब से? जी बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब से मैं पूछना चाहूँगी, अभी हम देख रहे हैं ईरानी साइड से भी बयानात आ रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। ईरान की वजारत ख़ारजा ने इस बात पे अफसोस का इजहार किया है कि ये उनके बयान में ये कहा गया है कि 2-3 अहम मामलात के ऊपर इत्तफाक़ राय नहीं हो सका। जेडी वैंस की तरफ से न्यूक्लियर हमें वजह बताई जाती है जिसकी वजह से कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ब्रिगेडियर साहब आपकी नज़र में जो तालिबाफ साहब हैं जो इस वफ्त को एक तरह से लीड कर रहे थे, ईरानी वफ्त को, बड़ी
अहमियत है उनके अल्फाज की। उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका ईरान का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा, मुज़ाकरात जो कि 21 घंटे मुसलसल जारी रहे हैं दोनों तरफ। सो आप समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा सकती थी न्यूक्लियर के मामले पे? हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं है कि बंद कमरों में क्या बात हुई होगी, लेकिन आपको नजर आता है कि ईरान का एतमाद हासिल करने में कोई खास एफर्ट पुट नहीं की गई है? लेकिन जहां तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये जो बैठते हैं टेबल के ऊपर, ये उसी लिए होता है। मैंने पहले कहा कि मीडिएशन या नेगोशिएशंस जो होती हैं टेबल के ऊपर, वो ये नहीं होता कि आप एक रात में बैठ के तो आप एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर लेंगे या कोई ज्वाइंट कम्युनिके निकाले आएंगे। बेसिकली आप जो 47 इयर्स का मिसट्रस्ट है उसको ट्रस्ट में बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये बयान आना कि 2 से 3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग कन्वर्ज नहीं किए, इसका मतलब है कि 5, 6, 7 पॉइंट्स के ऊपर तो कन्वर्ज भी किए होंगे, या कोई प्रो को किया गया होगा या डाइल्यूट की गई होगी अपनी पोजीशंस को। इसका मतलब है कि ट्रस्ट बिल्ड तो हुआ है। अब किस चीज के ऊपर जो है वो मेन, जैसे मैंने पहले कहा कि बेसिस या तो खत्म करने पे बड़ा हार्ड किस्म का उनका हो सकता है, पोजीशन हो सकती है बेसिस खत्म करने के ऊपर, या फिर हो सकती है अपना हरमुस को बगैर किसी शराइत की या बगैर वो जिस तरह पहले फ्री मूवमेंट थी तमाम शिप्स की, उस तरह से अब ईरान कभी भी ये नहीं चाहेगा, उसका आमदनी का जरिया बनता जा रहा है और वो बनने का पूरी अपॉर्चुनिटी उसके पास आ गई है। और जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी भी है, अनक्लॉज जिसे कहते हैं, उसके मुताबिक भी जो जिसका मेंबर ईरान मौजूद नहीं है, उसमें ईरान सेक्रेटरी उसका भी नहीं है अनक्लॉज का, जिसमें कि आप 22 किलोमीटर तक आपके जितना पानी होता है आपकी जो खुश्की के साथ से आगे तक, वो आपका अपना पानी होता है, वो आपका सोवरन आपका इलाका होता है। इसी तरह वो चीजें शेयर हो रही हैं। 21 किलोमीटर का वो नैरोस्ट इलाका बनता है ईरान का, जो जाके ओमान के साथ लगता है। इसी तरह ओमान का भी जो है वो ईरान के साथ, तो वो ज्वाइंट तभी ईरान ने बात की कि ओमान और ईरान मिलकर टॉल लेंगे, उसके लिए कोई मैकेनिज्म बना देंगे, लेकिन अब इसको फ्री राइड नहीं होने देंगे। लेकिन आपकी ये बात के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में इसने कंट्रीब्यूट किया होगा, यस, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट आई थिंक यस, क्योंकि ये जो इनका आना भी जो है जेडी वेंस का, या फॉर दैट मैटर राक्ची साहब, पहले सुनने में आता कि शायद वो नहीं आ रहे और स्पीकर शायद आएंगे, दोनों बहुत बड़ी फिगर्स हैं जिनके पीछे जो है वो टारगेट भी कर रहे हैं इसराइल को। इनका यहाँ पर आना, अच्छा मिनाज साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बाकर कालिबाफ की जानिब इशारा भी कर रहे हैं। अभी उनका स्टेटमेंट आ गया है, रिसेंटली हमने नाजरीन को भी दिखाया भी है। वो ट्वीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात से पहले इस बात पर जोर दिया गया था कि हमारे पास नेक नियति और इरादा मौजूद है, लेकिन गुज़िश्ता 2 जंगों के तजुर्बात की वजह से हमें मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं है। ईरानी वफ्द में मेरे साथियों ने मुस्तकिल के हवाले से बातचीत की है, जो कि मुस्बत नताइज जिसके हमें लगता था कि आएंगे, लेकिन मुखालिफ फरीक की जानिब से इस मरहले की मुज़ाकराती नशिस्त में ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में हम नाकाम रहे। ये भी उन्होंने कहा है कि मैं अपने दोस्त और ब्रादर मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुज़ाकराती अमल को आसान बनाने में किरदार अदा किया है। शाबाश भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह पाकिस्तान को मजीद तक़वियत दे। ये वो स्टेटमेंट है जो कि अभी हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अफसा भी इसी हवाले से बात कर रही थी, इस जानिब इशारा भी कर रही थी, वो स्टेटमेंट हम दिखा रहे हैं अपने नाजरीन को। तो अब मिनाज साहब किस तरह से इसको देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तो नेक नियति के साथ पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान ने हमें मदू किया, हमने खुले दिल से इसका इजहार किया, न सिर्फ इजहार किया बल्कि वहाँ पर पहुँचे और हमारी नीयत भी अच्छी थी, लेकिन जो मुखालिफ पार्टी है उसने हमारा एतमाद ही नहीं जीता, उसने थोड़ा सा भी लचक नहीं दिखाई, वरना शायद मामलात आज बेहतर होते। देखिए, ये जो शिकायत होना या इस तरह की ईरान की जानिब से, या फॉर दैट मैटर ये बात जेडी वेंस ने भी की है, देखो 47 ईयर्स से बनता हुआ ग्लेशियर है, मिस्ट्रस का ग्लेशियर, इसके ऊपर से सतही बर्फ जो है वो आज पिघली है, तो लिहाजा आप ये कहें कि आज सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं। इस तरह के गिले शिकवे जरूर होंगे। ये गिले शिकवे होने की अलामत है कि आप जो है वो गिले शिकवे करके फिर आप बैठ जाते हैं, या आपकी टेक्निकल कमेटीज बैठ जाती हैं, या फॉर दैट मैटर फॉरेन ऑफिस के या स्टेट डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो बैठेंगे, वो तमाम इस चीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे, हो सकता है किसी न्यूट्रल जगह पे या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की सॉलिसी को लेके। अब इस तनाजुर के अंदर जो स्पीकर असेंबली का जो ये जो एक्स अकाउंट के ऊपर उनका बयान है, इसे आप बता रहे हैं, ये खासा खुश आइंदा जेडी वेंस ने भी अपनी जो 7-8 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।